तो कहानी शुरू होती है टोक्यो से। हर सुबह की तरह एक आम सी सुबह आज भी हुई। अफरा तफरी काम में जाने की जल्दी, बहुत से लोग तैयार होकर ट्रेन में बैठे। अपने काम पे जाने के लिए एक आदमी पानी पीने के लिए बॉटल खोलता है, लेकिन हाथ से उसके ढक्कन स्लिप हो जाता है। चलते चलते अचानक ही वो ढक्कन गायब हो गया। ढक्कन का गायब होना था कि अचानक एक और अजीब काम हुआ। सभी लोगों के फोन काम करना बंद कर गए और उन पर अर्थक्वेक्स के अलर्ट्स आने लगे। सभी लोग घबरा गए थे। ट्रेन अपनी पूरी स्पीड से चल रही थी। चलते चलते वो जैसे ही एक टनल के अंदर पहुंची, एक बहुत बड़ा झटका ट्रेन में बैठे हुए लोगों ने महसूस किया और हमें दिखाया गया कि ट्रेन एक वार्म हॉल में चली गई है और ट्रेन में बैठे सभी लोग बेहोश हो चुके हैं। उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आप को जंगल में पाया। इधर उधर देखने पर पता चला कि पूरी ट्रेन नहीं, ये तो सिर्फ ट्रेन का एक ही कंपार्टमेंट था जो इस अजीब जंगल में पहुंच चुका है। ये जगह भी उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। एक टोक्यो भी था जो अब बदलकर बस एक जंगल बन के रह गया है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग शॉक थे। किसी को समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हुआ। ट्रेन में मौजूद सैम नाम का आदमी, जो कि एक फायर फाइटर है, वो सिचुएशन को संभालने के लिए सभी पैनिक हुए लोगों को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। उसके इस काम में मदद करती है यूमी नामी एक लड़की जो अभी फायर फाइटर बन रही थी। सैम ने एक टीचर के तौर पे उसे काफी क्लासेस भी दी थी और वह सैम को पसंद भी करती है। सीन कट होता है और हमें 2023 में वही टोक्यो शहर दिखाया जाता है। वो दिन जिस दिन ये सब लोग ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन की मैनेजमेंट हैरान परेशान है कि आखिर चलती ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स कहाँ गायब हो गए। सैम के कंपार्टमेंट को तो हम देख चुके हैं, लेकिन एक और कंपार्टमेंट भी गायब है जिसे अभी तक नहीं दिखाया गया। इंजीनियर्स टनल को चेक करते हैं, जिस टनल के अंदर से वो कंपार्टमेंट से गायब हुए थे। दूसरी तरफ हम सैम, यूमी और उसके साथ एक और लड़के को देखते हैं जो भी टनल को ही चेक कर रही है, ये जानने के लिए कि शायद वहां कोई उन्हें ढूंढते ढूंढते आया हो। उन्हें दूसरी तरफ कोई रोशनी दिखाई देती है। यहाँ इंजीनियर्स को भी 2 रोशनी दिखाई दे रही थी। इंजीनियर्स को लगा सभी लोग दूसरी तरफ मौजूद हैं और सैम के ग्रुप को लगा कि शायद दूसरी तरफ से जो रोशनी आ रही है वो उनकी मदद करने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। लेकिन ये दोनों पार्टीज की गलतफहमी थी। सैम के ग्रुप ने जब आगे जाकर देखा तो टनल के बाहर से उन्हें सूरज की रोशनी दिखाई दे रही थी और यहाँ इंजीनियर्स के सामने भी दूसरी इंजीनियर्स की टीम थी जो घूमे हुए लोगों की तलाश में ही थे। एम का ग्रुप जो टनल से बाहर निकल चुका था, वो शहर के दूसरी तरफ देखते हैं तो परेशान रह जाते हैं क्योंकि ये पूरा टोक्यो शहर एक रेगिस्तान में बदल चुका है। इन अजीबोगरीब चीजों की वो बहुत सी वीडियोस बना लेते हैं ताकि जाकर अपने ही जैसे पैसेंजर्स को दिखा सकें। इनके सोच के मुताबिक जब इन्होंने इस शहर के बारे में लोगों को बताया तो किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। उन्होंने भी जब वीडियोस देखी तो उन्हें यकीन आया कि वो किसी स्ट्रेंज जगह पर पहुंच चुके हैं। सभी परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग यहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे सरवाइव कैसे करेंगे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। आखिर इनको बचाएगा कौन? इस जगह में फंसे उन्हें 7 घंटे गुजर चुके हैं। कोई मदद को नहीं आया, फोन में कोई सिग्नल नहीं है और भूख भी सबको बहुत लग रही है। जिनके पास भी कुछ थोड़े से फूड थे, यह लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसी ट्रेन में नी नाम की सेल्फिश लड़की, उसे कुछ ज्यादा ही शायद भूख लगी थी। वो सबके बैग्स में खाने पीने की चीजें तलाश करना शुरू करती हैं। खाने का तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक आदमी के बैग में उसे एक गवर्नमेंट लेटर मिल जाता है जिसमें साफ लिखा था कि वो एक क्रिमिनल है। रनी का उल्टा दिमाग उल्टा ही चला। उसे लगा कि यह सारा काम जरूर इस क्रिमिनल है। उसने हमें यहां फंसा दिया ताकि वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर सके। उसकी सजा खत्म होने के लिए यह बात वोट कर सबको भी बता देती है। हार में बेचारा सबको समझाता रह जाता है कि यह लेटर मेरा नहीं है, मेरी बात तो सुनने की कोशिश करें। लेकिन जब कोई उसकी बात नहीं सुनता तो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूं, यहां से अब सब लोग आराम से मिलकर यहां रहे। उसके इस कंपार्टमेंट से बाहर जाते ही एक लगई लड़का यहां सैम और यूमी को बताता है कि रीना गलत कह रही है। वो खुद सबके बैग से चोरी कर रही थी और मुझे नहीं लगता कि काशिमा एक क्रिमिनल है। ये जानकर सैम को बुरा वो भागा। शमा को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, जहां शमा चलते चलते एक खाई में गिरने वाला था, लेकिन सही वक्त पे वहां पे सैम आकर उसे बचा लेता है। सैम के बचाने के बाद आशिमा उसका शुक्रिया करता है और उसे कहता है कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मैं एक बहुत ही मशहूर हेयर ड्रेसर हूं। सैम इससे पहले उसे और भी कुछ पूछता, वो उसे चुप करवा देता है, यानी उससे उस क्रिमिनल वाले लेटर के बारे में इन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया। परेशानी में रात हो जाती है। बहुत से लोग तो सो गए थे, लेकिन बहुत से लोग परेशानी में नींद नहीं आ रही थी और सुबह भी हो जाती है। ऐसे कि ऐसे सब लोग बेहाल बैठे हैं। सैम सबकी थोड़ी थोड़ी मदद करने की कोशिश करता है और उसके इस एटीट्यूड से समा में गुस्सा आ जाता है कि फजूल में एक इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम सबकी इतनी मदद क्यों कर रहे हो, तुम्हारा मसला क्या है? सैम बताता है, मसला नहीं है, बस मेरे दिल में एक गिल्ट है जिसे शायद मैं खत्म करने के लिए सब करता हूं।
मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त की टांगे असल में मेरी वजह से टूट गई थी और उस चीज का रिग्रेट खत्म करने के लिए मैंने उसी दिन अपने आप से वादा कर लिया कि जब जब जिसको भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मदद करूं। सैम के पास्ट की कहानी सुनकर शमा को भी अपना भाई याद आ जाता है। जब वो दोनों भाई छोटे थे कितने प्यार से रहते थे। ये चाहे गरीब थे लेकिन गाया शमा जान छिड़क था। अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देने के लिए उसने बहुत मेहनत की। एक मशहूर हेयर ड्रेसर बना। उसने अपने भाई की सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी लेकिन एक जगह वो मार खा गया। बहुत सा काम करने की वजह से उसे अपने भाई पे ध्यान रखने का टाइम ही नहीं मिला। तब वो एक क्रिमिनल बन गया। काया शमा को ये नहीं पता चला असल में जो क्रिमिनल लेटर काया शमा के पास था वो उसके भाई का ही था। कुछ दिन बाद उसे बेल होने वाली थी और वो उसी को लेने के लिए ट्रेन से जा रहा था। अब सारे पैसेंजर्स ट्रेन से निकल चुके हैं। उन्हें पता है कि उन्हें कुछ खाना है, इंतजाम तो करना पड़ेगा। जंगल में कुछ खाने पीने की चीजें ढूंढने के चक्कर में वो काफी आगे निकल गए और उन्हें दिखाई दिया एक टावर। इसे देखकर यह सब शॉक इसलिए हो गई हैं कि यह टावर कंप्लीट होने वाला था 2026 में। जिस टाइम से ये लोग आए थे वो टाइम था 2023 का। इस टावर के बारे में सबने ही बहुत कुछ सुन रखा था लेकिन इसको देखने के बावजूद भी ये लोग इस चीज को समझ नहीं पाए कि ये लोग फ्यूचर में आ चुके हैं। फ्यूचर में कितना दूर यह भी नहीं मालूम। इसी ट्रेन में एक बैरल चेस्ट था जिसे यही जंगल के अंदर एक ऐसा पौधा मिला जो 2023 से तकरीबन 30 साल बाद उगने वाला था। इन्होंने अंदाजा लगाया कि ये लोग कम से कम 40 साल अपने वक्त से आगे आ गए और यह चीज इन्हें परेशान कर देती है। आने वाले सालों में क्या दुनिया इतने बुरे हाल में आ जाएगी, इन लोगों ने सोचा तक नहीं था। सीन का ठोकर 2023 का वक्त दिखाया जाता है जहां से यह कंपार्टमेंट यहां तक पहुंचा था। बहुत ढूंढने के बाद भी उन साइंटिस्ट को वो कंपार्टमेंट नहीं मिला तो मजबूरन अब ऑनऑफिशियल उन्हें यह खबर अनाउंस करनी पड़ती है कि चलती ट्रेन के 2 कंपार्टमेंट्स गायब हो चुके हैं जिसके अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग थे। वो भी गायब है। कुछ अता पता नहीं चला। सीन दोबारा फ्यूचर में शिफ्ट होती है जहां लोग पागल हो रहे हैं क्योंकि पानी पीने तक के लिए नहीं है। उनके पास इस वक्त सैम जुगाड़ करता है और एक बड़ी सी पॉलिथिन को उठाकर इस कंपार्टमेंट की छत पे बिछा देता है कि चलो और कुछ नहीं 2-4 कतरे फल के ही जमा हो जाए। लेकिन प्लान उनका ये भी फेल हो गया। सुबह हो गई, अगला दिन आ गया। बायोलॉजिस्ट इस एरिया की छानबीन करने के लिए जाता है और उसे एक ऐसा फ्लावर मिलता है जो बहुत ज्यादा पानी के आसपास उगता था। इसे देखकर उसे क्लू मिला, जरूर आसपास कोई चश्मा या नदी है। ये सुन सैम डिसाइड करता है कि अगर तो यहाँ कोई चश्मा या नदी है तो वो उसे ढूंढ कर रहेगा ताकि उसके सभी साथी प्यास बुझा सके। उसके साथ जिसका शीमा और यूमी भी जाते हैं। चलते चलते हैं ये लोग पहुंचे एक बहुत ही बड़े पहाड़ के पास। पहाड़ है तो चश्मा भी होने के चांसेस है लेकिन इतने ऊंचे और इतने सीधे पहाड़ पे चढ़ेगा कौन और किस तरह इस काम के लिए ये सब मिलकर एक रस्सी बनाते हैं। और सैम जो कि एक फायर फाइटर है और रस्सी से दीवारों पर चढ़ने का उसे काफी एक्सपीरियंस है, वह यहाँ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और फाइनली इन्हें पानी भी मिल गया है। खुशी से यह लोग झूमने लगे। सैम इस पहाड़ के ऊपर से दूर दूर तक देखने लगता है जहां टोक्यो की बड़ी बड़ी मशहूर बिल्डिंग्स थी। वो जगह बस एक समुंदर बन गई थी। इसके बाद आकर अपने साथियों को बताई। सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए यह जानकर कि आखिर फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला था कि जिससे यह दुनिया इतनी बर्बाद हो जाएगी। एक और दिन खत्म हो जाता है, रात हो जाती है और नाका नाम का एक आदमी कंपार्टमेंट से बाहर निकलता है। अपना काम कर ही रहा था कि यहाँ पे कोई इंसान उसके ऊपर हमला कर देता है। खैर उसके हमले से तो उसने अपने आप को बचा लिया लेकिन जब हमले के बाद वो जाकर अपने कंपार्टमेंट के साथियों को बताता है तो कोई इस पे यकीन ही नहीं कर रहा था कि उसने यहाँ किसी इंसान को देखा क्योंकि इतने दिन से वो लगातार यहाँ छानबीन कर रहे थे। उन्हें तो यहाँ कोई इंसान नहीं मिला था। देखते ही देखते आज बारिश शुरू हो जाती है और बारिश से इन लोगों को सुकून मिलता है। एक तो पीने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी और फाइनली कुछ तो अच्छा हुआ था। इनके साथ बायोलॉजिस्ट बेचारा अपने ही काम पे लगा था। यहाँ वो कुछ ऐसा सामान ढूंढना चाह रहा था जिससे इंसान खा पी के अपना गुजारा कर सके। उसके इस काम में बाकी लोग भी उसकी मदद करने का डिसाइड करते हैं। यह हम देखते हैं कि रीना और यूमी जब दोनों बैरस में कहीं काम कर रही थी तो गलती से यूमी कुछ ऐसी बेरीज खा लेती है जो कि वाइजनेस थी यानी जहरीली थी। इंसान उन्हें खाते तो मर जाते हैं। उसकी तबीयत को खराब देखकर सैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ हमें फील हुआ कि सैम भी उसे पसंद करता है। खैर सभी लोग उसे लेकर कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। जैसे तैसे करके ये लोग उसका थोड़ा बहुत इलाज करते हैं और यहाँ सब उसका ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे सभी उसकी फैमिली हो। ये लोग साथ रहते रहते एक फैमिली जैसे ही हो गए थे। यूमी की इसी हालत देखकर सभी ट्रेन के लोगों को रियलाइज हो गया था कि अगर ये ऐसे के ऐसे ही बैठे रहे और इन्होंने एफर्ट्स तक की मेहनत नहीं की तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन यह भूख प्यास से मर जाएंगे। इन्हें जिंदा रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए अगले ही दिन से ये लोग काम करने का फैसला करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ खाना ढूंढा था
कुछ लोगों ने मिलकर बर्तन बनाए और आज के दिन इन्होंने बहुत सा काम किया। खाने को भी ने बहुत कुछ मिला था और ये लोग एक परिवार की तरह वहां पर बिताने लगे। और कुछ महीने के बाद ढूंढते ढूंढते वो लोग यहाँ पर आते हैं और इन सब को बचाकर वापस लेकर जाते हैं। सभी लोग अपने परिवार से मिलकर काफी खुश होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।